आज की कक्षा में हम आंग्ल मैसूर संबंधों की चर्चा करेंगे। इसमें हम यह जानेंगे कि मैसूर किस तरह एक शक्तिशाली राज्य के रूप में सामने आया तथा अंग्रेज और मैसूर राज्य के बीच जो 4 युद्ध हुए उसके कारण क्या थे, उसका परिणाम क्या हुआ। तो इन सब बातों पर चर्चा करते हुए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के विषय में हम लोग जानते हैं कि किस तरह मैसूर राज्य एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर मुगल काल तक आते आते मुगलों की सत्ता भारत पर कमज़ोर पड़ने लगी। ऐसी स्थिति में कई नए राज्य उभर कर आए, जैसे हैदराबाद, अवध, मराठा हैं। तो दक्षिण में हैदराबाद, मराठा और मैसूर प्रमुख शक्तियों के रूप में उभरी। इनमें से मैसूर राज्य जो हैदराबाद और मराठों की अपेक्षा थोड़ा कमज़ोर राज्य था, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इस तरह से थी कि दक्षिण की ये शक्तियाँ मराठे या और हैदराबाद यह चाह रही थी कि मैसूर की सत्ता बनी रहे। जैसा कि हम लोग इस नक्शे में देख रहे हैं कि मैसूर राज्य की स्थिति हैदराबाद से भी, मैसूर राज्य की सीमा हैदराबाद से भी लगी हुई है और मराठों से भी लगी हुई है। और मैसूर राज्य के निचले हिस्से में त्रावणकोर है जो अंग्रेज संरक्षित राज्य है। इसके एक हिस्से में कर्नाटक राज्य है जो हैदराबाद का ही भाग है, जिसकी स्थिति अर्ध स्वतंत्र राज्य के रूप में थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों की दक्षिण में जो सरकार थी, जिसको हम मद्रास सरकार के नाम से जानते हैं, वह चाहती थी कि मैसूर राज्य का अस्तित्व इसलिए बना रहे क्योंकि मराठे उसकी राज्य, अंग्रेज़ों की राज्य की सीमा तक न पहुंच पाए, क्योंकि मराठों को मद्रास तक आने के लिए आवश्यक था कि वह मैसूर के रास्ते ही आ पाते। इसी तरीके से मराठे भी मैसूर का अस्तित्व बनाए रखने के पक्ष में थे, क्योंकि वह चाहते थे कि अंग्रेज़ों की सीमा केवल समुद्र तक ही सीमित रहे, भारतीय भीतरी प्रदेशों में अंग्रेज़ों का प्रवेश न हो पाए। इसी तरह निजाम जो हैदराबाद पर शासन कर रहा था, उसका लक्ष्य था कि न तो मराठे और न ही अंग्रेज इतने शक्तिशाली हो जाएं कि निजाम के राज्य के लिए समस्या पैदा हो सके। तो इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर हैदर अली, जो एक मामूली सैनिक के रूप में अपनी सेवा मैसूर राज्य में प्रारंभ करता है और आगे बढ़कर अपने साहस, अपने कूटनीति के बल पर एक सैनिक से तरक्की करते हुए 1761 में 1761 में एक शासक के रूप में मैसूर की बागडोर संभालता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मध्यकाल में मैसूर विजयनगर साम्राज्य का एक भाग था, जिसमें 1612 ईस्वी में बाडियार वंश की स्थापना होती है, जहां पर 1704 में हम देखते हैं कि राजा चिक्का देवराज यहाँ का शासक था, जिसने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। इसी के साथ 1719 में मराठों को मैसूर से चौथ कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 18वीं शताब्दी के मध्य होता है, जब मैसूर का शासक राजा चिक्का कृष्णराज बनता है। इसके 2 मंत्री थे, नंदराज और देवराज। नंदराज के हाथों में वित्त और राजस्व नियंत्रण था, जिसको राज्य का सर्वाधिकारी भी कहा जाता था, और देवराज प्रमुख सेनापति था। तो इन दोनों मंत्रियों के हाथों में राज्य की संपूर्ण शक्ति केंद्रित थी।
इसी के समय राजा चिक्का कृष्णराज के समय में नंदराज ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली कि वह राज्य का सर्वे सर्वा हो गया। और इसी नंदराज के ही अधीन हैदर अली एक सैनिक के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ करता है, जो बाद में मैसूर राज्य का प्रमुख बनता है अपनी योग्यता और कूटनीति के बल पर। थोड़ी देर पहले हमने जाना कि हैदर अली मैसूर की राजनीति में किस तरह प्रवेश करता है। नंदराज जो राजा चिक्का कृष्णराज का वित्त मंत्री था और उसके यहाँ एक सैनिक के रूप में हैदर अली ने अपनी सेवा प्रारंभ की। हैदर अली का उत्कर्ष मैसूर राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। हैदर अली बहुत बड़ा एक कूटनीतिज्ञ के रूप में हमें दिखता है भारतीय इतिहास में। इसका जन्म 1722 में मैसूर के कोलार जिले में एक साधारण से परिवार में हुआ, जिनके पिता का नाम फतेह मुहम्मद था, जो मैसूर के एक किले में सैनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। 1728 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उस समय हैदर अली की उम्र केवल 7 वर्ष की थी। हैदर अली का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से गुजरा। इसने नंदराज के यहाँ एक साधारण सैनिक के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की। उसके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर 1755 में नंदराज ने उसे डिडीगुल किले का फौजदार नियुक्त कर दिया। यहाँ फौजदार के रूप में इसने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला तो हैदर अली को हम लोग जानते हैं कि इसका बचपन बहुत कठिनाइयों से गुजरा। यह निरक्षर था, इसको पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, तो इसने अपनी निरक्षरता की कमी को दूर करने के लिए खांडे राव जो एक ब्राह्मण था, उसको अपना सलाहकार नियुक्त किया। खांडे राव को सलाहकार बनाया और दूसरा काम किया कि इसने अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की। फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति करता है ये अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि 1755 में डिडीगुल में यह एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करता है। फ्रांसीसियों की सहायता से इसके अलावा वो अपने आसपास के क्षेत्रों से धन लूटकर अपनी ताकत में वृद्धि करता है और प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। जब आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो रहा था, ऐसे समय में कर्नाटक युद्ध के समय में हैदर अली के उत्थान के लिए बहुत अनुकूल परिस्थिति पैदा हुई, क्योंकि हैदराबाद कर्नाटक युद्ध के समय हम जानते हैं हैदराबाद भी कर्नाटक के साथ अपने विवाद के निपटारे में लग गया। ऐसी समय में नासिर जंग का कत्ल हुआ और हैदराबाद का निजाम मुजफ्फर जंग बना। और
मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बनाने में ही हैदर अली के कर्मचारियों के हाथ नासिर जंग के खजाने का एक बड़ा हिस्सा लग गया, जिस हैदर अली के उत्थान में पर्याप्त सहायता मिली। हैदर अली सैनिक दृष्टि से बहुत योग्य था और निरंतर उसके पद में वृद्धि होती गई और उसने फ्रांसीसी युद्ध तरीकों को समझा। युद्ध में यह पहला शासक था जिसने आधुनिक ढंग से अपनी सेना को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया और अपने संरक्षक नंद राज को अपनी योग्यता से प्रभावित करता गया। तृष्णापल्ली पर आक्रमण के समय हैदर अली नंदराज के साथ गया और नंदराज को उसने बहुत प्रभावित किया इस युद्ध में, और इसी युद्ध में हैदर अली के हाथ में अंग्रेज़ों की कुछ तोपें लगी। 1755 में जैसे हम लोग जान रहे हैं कि उसे डिंडीगुल का किलेदार बना दिया गया। तो 5 वर्ष में ही मैसूर दरबार में हैदर अली ने अपनी प्रतिष्ठा में अत्यंत वृद्धि कर ली। 1759 में मैसूर पर आक्रमण होता है। मैसूर पर मराठा आक्रमण होता है जिसमें मैसूर को बचाने में हैदर अली महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मराठों से मैसूर की सुरक्षा करता है, जिससे प्रसन्न होकर नंदराज उसे सेनापति बना देता है। हैदर अली मैसूर का सेनापति बन जाता है। इसी समय मैसूर में जो वहाँ की राजमाता थी, चिक्का कृष्णराज की माता, जिनको राजमाता के नाम से जाना जाता है, वह नंदराज की सत्ता कमज़ोर करने के लिए उसके खिलाफ षड्यंत्र करती हैं और खांडे राव की सहायता से हैदर अली भी इस षड्यंत्र में शामिल होता है और नंदराज की सत्ता को समाप्त कर स्वयं को शासक घोषित कर देता है। तो सेनापति की स्थिति से 1760 में हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है। और वह राजा को, मैसूर के वास्तविक राजा को नज़रबंद कर देता है, जिनको साल में 1 या 2 बार प्रजा को दिखाकर उन्हें संतुष्ट कर दिया जाता है। अब हम लोगों ने अभी तक समझा कि हैदर अली किस तरह मैसूर का शासक बनता है, किस तरह वह सामान्य सिपाही से अपनी स्थिति में सुधार करते करते एक शासक की बन जाता है। हैदर अली एक वीर सिपाही था, कुशल सिपाही सेनापति था, एक योग्य शासक था, सक्षम कूटनीतिज्ञ था। इसके साथ साथ वह मानवीय गुणों से भी युक्त था। सैनिक प्रतिभा के बल पर वह एक सिपाही से आगे बढ़कर मैसूर का शासक बना और उसने एक शक्तिशाली मैसूर राज्य का निर्माण किया। प्रशिक्षित सेना का, आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित सेना का महत्व वह पहले ही समझ चुका था, इसीलिए उसने प्रशिक्षित सैन्य संगठन का निर्माण किया। इसी क्रम में वह एक नौसैनिक बेड़े का भी निर्माण कराता है। उसके अंदर अत्यंत प्रशासनिक योग्यता थी। मुस्लिम होते हुए भी वह हिंदुओं की नियुक्ति उच्च पदों पर करता है, योग्यता को महत्व देता है, भ्रष्ट कर्मचारियों को कठोर दंड देता है। उसकी न्याय व्यवस्था अत्यंत कठोर थी, इसीलिए उसके राज्य में कानून व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ हो गई।
सक्षम कूटनीतिज्ञ था। मौका पड़ने पर वह विदेशियों के साथ समझौता भी कर लेता था, जैसा कि मराठों के साथ मैं अभी आगे चर्चा करूंगा कि किस तरह वो मराठों को निजाम को अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपने साथ जोड़ पाता है। तो यूरोपियों के प्रति हैदर अली की नीति जो थी उसके कई पहलू थे। वह सभी यूरोपीय शक्तियाँ, चाहे वो डच हो, पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, अंग्रेज हो, उनके मध्य एक संतुलन बना कर रखता था। वह उसकी इच्छा थी कि जितनी यूरोपीय शक्तियाँ उस समय भारत में थी वह हैदर अली को सैनिक सामग्री प्रदान करें। युद्ध या कठिनाई के समय वह इन यूरोपीय शक्तियों से सहायता प्राप्त करना चाहता था। हैदर अली चाहता था विदेशी शक्तियाँ उसके आंतरिक युद्धों में उसकी सहायता करें। इसीलिए वह दक्षिण भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने में इन यूरोपियों का साथ चाहता था। यूरोपीय शक्तियों के आपसी झगड़ों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह केवल अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता था, जिससे कि मैसूर राज्य शक्तिशाली बन जाए। हालांकि हम देखते हैं कि उसे ज़्यादातर सहयोग फ्रांसीसियों से प्राप्त हुआ, लेकिन अंग्रेज भी अगर फ्रांसीसियों की तरह उसको सैन्य सामग्री प्रदान करते, हथियार प्रदान करते, तो जिस तरह के संबंध हैदर अली के फ्रांसीसियों के साथ थे, ऐसा ही संबंध अंग्रेजों के भी साथ हो सकता था। लेकिन हम जब आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रारंभ होता है तब उस समय देखते हैं कि किस तरह हैदर अली ने अपने जीवित रहते हुए सारे राजनीतिक दांवपेच इस तरह खेले कि शक्ति के सारे सूत्र वो अपने हाथ में रख सके। उसने अपने शासक रहते हुए दक्षिण भारत के जो भी राज्य थे, मराठा और निजाम जिनमें प्रमुख थे, उनमें सभी को अपना शत्रु नहीं बनने दिया, बल्कि उनकी सहायता प्राप्त की, जो उसकी सफल कूटनीति का प्रमाण है। अभी हम लोगों ने देखा कि हैदर अली किस तरह अपनी युद्ध करता है, लेकिन इसकी समस्याएं तब शुरू होती हैं जब अंग्रेज़ों के साथ मैसूर का युद्ध प्रारंभ होता है। बंगाल में अंग्रेज़ों को बंगाल में मिली सफलता से आसान्वित होकर जो मद्रास की अंग्रेज सरकार थी, वो दक्षिण में भी उसी तरह की राजनीतिक सफलता की आशा में थी। जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल की अंग्रेज सरकार ने बक्सर के युद्ध से बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मद्रास सरकार भी इसी तरह की कोशिश में थी कि दक्षिण में भी उन्हें इस तरह के राजनीतिक लाभ प्राप्त हो, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करके वह लाभ पा सके। इसी कोशिश के तहत मद्रास सरकार 1765 में हैदर अली के विरुद्ध निजाम के साथ मिलकर जो है मैसूर साम्राज्य का एक क्षेत्र, जिसको उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए एक संधि करते हैं और मराठे भी इसमें बाद में शामिल हो जाते हैं। तो 1765 में हम देखते हैं कि हैदर अली के विरुद्ध निजाम और मराठे अंग्रेज़ों के साथ मिलकर एक त्रिगुट तैयार करते हैं। इसी त्रिगुट में से मराठे 1766 में मैसूर पर आक्रमण करते हैं। हैदर अली कूटनीतिक रूप से बहुत योग्य व्यक्ति था। इसने बड़ी चालाकी से मराठों को 35 लाख रुपए देने का वादा किया और उसको त्रिगुट से अलग कर दिया, और 35 लाख रुपए में से भी उसका आधा भाग उसने तुरंत दे दिया मराठों को, और बाकी के लिए कोलार किला मराठों के अंडर में रेहन के रूप में रख दिया। अब अगला युद्ध निजाम और जोसेफ स्मिथ दोनों मिलकर मैसूर पर आक्रमण करते हैं। यहाँ पर भी हैदर अली निजाम को लालच देकर अपने पक्ष में कर लेता है और 1767 में हैदर अली और निजाम की संयुक्त सेना अंग्रेज़ों से चागामा घाट
त्रिशनोमाली में पराजित हो जाती है, जिससे निजाम फिर से अंग्रेजों के पक्ष में भाग जाता है। लेकिन जो युद्ध 17